अस्सलाम वालेकुम। ज़रा इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ना तो बिजली आ रही है, ना ही गैस का पता है, और ना ही ये पता है कि अगर कोई मरीज़ है तो उसका इलाज भी हो पाएगा या नहीं। जहाँ पर गैस, चीनी, आटा और चावल जैसी बेसिक चीज़ें भी इतनी कीमती हो चुकी हैं कि जान देकर लोग हासिल कर रहे हैं। यानी इन्फ्लेशन आसमानों को छू रही हो और हुक्मरान मुल्क का दिवालिया निकाल चुके हो। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को? जरा इमेजिन कीजिए उस सूरत हाल को कि जिसमें मुल्क के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो स्ट्रीट लाइट्स को ऑन रख सके, इतने पैसे भी ना हो कि वो लोग बच्चों के पेपर दिलवा सके। तो पता है ये सारी सूरत हाल कहाँ पर पेश आ रही है? यकीनन श्रीलंका। पूरी दुनिया जानती है कि श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, और ऐसे इकोनॉमिकल झटके श्रीलंका को लग रहे हैं कि उससे पूरी दुनिया कानों को हाथ लगा रही है। वजह सिर्फ ये कि वक्त पर उन लोगों ने सबक नहीं सीखा। आज श्रीलंका की इकोनॉमिकल क्राइसिस से चंद अहम सबक हम सीखेंगे कि वो क्या सबक हैं जो पाकिस्तान को कबल अज़ वक्त सीख लेनी चाहिए, वरना श्रीलंका जैसा हादसा किसी भी मुल्क के साथ हो सकता है। जैसा कि खबरें आ रही हैं, नेपाल के साथ भी यही मामला हो रहा है। नाज़रीन किराम, श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जो 1948 में बरतानिया से अपनी आज़ादी के बाद अपने इकोनॉमिकल वजूद को लेकर बड़ा परेशान था, और एक ही खानदान को उसके ऊपर राज करने का मौका मिला। वो करप्ट भी थे और उन्होंने मुल्क को दिवालिया करके छोड़ा। तकरीबन 19 के करीब एक ही खानदान के लोग अहम तरीन फराइज सरअंजाम दे रहे थे मुल्क के अंदर, और वो खानदान था राजापक्षे खानदान, जिसने श्रीलंका को तबाही के दहाने पर सिर्फ लाकर खड़ा नहीं किया बल्कि तबाह करके छोड़ा है। जब एक खानदान के लोग किसी मुल्क पर काबिज हो जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, फिर वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। सारा कसूर हुकूमत का नहीं होता। बेसिकली जो कौम बाशऊर नहीं होती और अपने हक के लिए कभी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होती, वो यूं ही पीस दी जाती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि श्रीलंका में चावल, गंदम और घी जैसी बेसिक चीजें भी बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। यानी वो मुल्क इतना सेल्फ सफिशिएंट है ही नहीं कि वो खुद कोई चीज पैदा कर सके। हर चीज जब मुल्क में बाहर से आती है तो फिर मुल्क की अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है वो कभी भी राइज अप नहीं कर सकती, वो उभर नहीं सकती, और इसी वजह से मुल्क अपने पांव पर कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। जब दूसरे ममालिक अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं तो फिर उन लोगों को होश आता है कि हमारे साथ हुआ क्या था। श्रीलंका के इस वाक़े ने हमें पहली चीज ये सिखाई कि जो कौमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती वो तबाह हो जाती हैं, वो क्राइसिस का शिकार होती रहती हैं और फिर इसी तरह मुसलसल तबाही की तरफ जाती रहती हैं। क्योंकि जब आपके घर का राशन पानी हर चीज बाहर के लोग प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपकी अपनी हाकिमियत मशकूक हो जाएगी। श्रीलंका का वाक़या जो दूसरा अहम सबक हमें देता है वो ये कि पॉलिसी मेकिंग एक बड़ी अहम साइंस है। इसे समझना जरूर है। उनके पास फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर सिर्फ $1 बिलियन है, जबकि जो उन्होंने कर्ज देना है वो $8 बिलियन है, और कर्ज ले लेकर वो मजीद अपने मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो आखिरी सांस है जो श्रीलंका आज से कुछ दिन पहले ले रहा था। तीसरा अहम सबक जो श्रीलंका का वाक़या हमें सिखाता है वो ये कि दुनिया मफादात के साथ चलती है। दुनिया को सिर्फ एक जुबान समझ आती है और वो है मफाद की। जब तक आपके साथ लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं वो आपके साथ मुताल्लिक रहेंगे, जुड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके मफादात आपसे अलग होते हैं, एक लम्हा लगाते हैं, वो आपसे जुदा होते हैं। आज पूरी दुनिया में श्रीलंका के बारे में सिर्फ एक तस्वीर पाया जा रहा है कि कोई भी उनके साथ ना तो माशी तौर पर जुड़े और ना ही कोई शख्स उस मुल्क में सैर करने के लिए जाए। वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। चौथा और अहम लेसन जो हमें समझ आता है वो ये कि फॉरेन इंडस्ट्रीज कभी भी उस मुल्क में इंटरेस्टेड नहीं होती जिस मुल्क में खाना जीती है। यानी लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो फिर जो बाहर के लोग हैं वो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेते आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का। नाज़रीन, पांचवा और आखिरी लेसन ये कि जिसके हाथ में आपकी मईशत है उसी के हाथ में आपका घर। जब जान के लाले पड़ जाते हैं फिर नजरिए दबा दिए जाते हैं। नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं हो सकता जिस सिचुएशन में आपकी मईशत सर्वाइव कर रही है। मईशत हर चीज़ पर हावी हो जाती है,
وہ چاہے اچھائی ہو یا برائی. اور ایک اہم چیز یہ کہ قوم کی سلیکشن بیسکلی آنے والے وقت کو طے کرتی ہے. آج جو سلیکٹ کریں گے، جو آج ڈیسائیڈ کریں گے، وہی آنے والے وقت میں آپ کی لائف کا حصہ ہوگا. یہ بہت بڑا لیسن ہے. مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا. آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.